नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों की, जिसके चौथे चरण की अब तैयारियां काउंटडाउन के तौर पर शुरू हो गई है, क्योंकि 13 मई को चौथे फेज का चुनाव है और इसी बीच आज थम जाएगा चौथे फेज के चुनाव का प्रचार। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटें रहेंगी चौथे फेज में। ऐसे में 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग है। लोकसभा के चौथे चरण की वोटिंग के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, तेलंगाना की 17 सीटें हैं और महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं। एमपी की 8 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की इसमें 8, बिहार की भी 5 सीटें, झारखंड की 4 सीटें, ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होगा। आपको ज्ञात होगा क्योंकि अब तक 3 चरण के चुनाव भारत में हो गए हैं। लोकसभा चुनावों के तहत पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 और तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हो गया है। यानी कि तीसरे चरण के पूरा होने तक 283 सीटों पर मतदान हो गया है। 13 मई तक कुल 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा और उसके बाद बाकी 3 चरणों में 164 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनावों का मतदान होगा। लेकिन अब तक की अगर बात करें, क्योंकि 3 चरण इसके लिए सिलसिलावार बीते हैं, तो अब तक राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मेघालय, तमिलनाडु, इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, गोवा और दादर नगर हवेली, साथ ही दमन दीव में चुनाव खत्म हो गया है। और इसी बीच इन राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अब बारी है अगले फेज की चौथा चरण चुनावों का। 13 मई को चौथा चरण होगा और इसी का शोर जो है वो आज थम जाएगा और उसके बाद भी प्रत्याशियों के पास रहेगा डोर टू डोर का ऑप्शन, यानी कि लोगों के घर तक जाएंगे। लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी कैसे लोग निभाएं, इसके बारे में बात करेंगे। और चौथे फेज के चुनाव प्रचार के लिए फिर ढोल नगाड़ों के साथ नहीं, बल्कि गुपचुप लोगों से प्रचार की जरिए, लोगों तक अपील के जरिए अपने लिए वोट की बात कर पाएंगे। तो देखिए, आज थम जाएगा चौथे फेज का चुनाव प्रचार। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है। अब प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं तो इस चौथे चरण में 1717 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। चौथे चरण की हाई प्रोफाइल सीटों पर अगर बात करें तो तेलंगाना के हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता, चर्चित चेहरा एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, करीमनगर से बंदी संजय कुमार, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, इनके अलावा कन्नौज से सपा से अखिलेश यादव, बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मुंगेर से जदयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह सहित ललन सिंह, आंध्र प्रदेश के कडपा से वाईएस शर्मिला, झारखंड के खूंटी से अर्जुन मुंडा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान का नाम शामिल है। ये वो चर्चित चेहरे हैं जो चौथे लोकसभा चुनावों के इस चरण में अपनी किस्मत को आजमाते नजर आएंगे। कुल प्रत्याशियों की अगर बात करें तो 1717 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में, लेकिन अगर हॉट सीट्स पर नजर डालें तो हॉट सीट्स में भी कई ऐसे चर्चित नाम जिनकी चुनाव पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और देखना ये रहेगा कि तमाम सारी कोशिशों के बाद में भी जनता तक अपने मैसेज को कितना पहुंचा पाए हैं और जीत कितनी ले पाएंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव है, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन लोकसभा चुनावों के बीच पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक की भी चर्चा छिड़ी है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पुलवामा आतंकी हमले पर सवाल उठाए हैं और साथ ही बालनकोट में सर्जिकल स्ट्राइक पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। पुलवामा हमले को इंटेलिजेंस फेलियर करार देते हुए कहा कि बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाया था। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी या नहीं हमें नहीं पता। दिग्विजय सिंह ने भी पिछले साल इसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, लेकिन तमाम सारी चीजों से इतर बात सबसे बड़ी ये है कि सेना के शौर्य पर सवाल लोकसभा चुनावों के नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से उठाना क्या बार बार ठीक है? क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आम जनता की कोशिश यही रहती है अपने एक मत के जरिए कि अपने एक मत का उपयोग करके वो अपने प्रतिनिधि को चुन सके और एक मजबूत सशक्त सरकार बना सके जो कि दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब दे। सर्जिकल स्ट्राइक से सेना के शौर्य पर सवाल उठाया। लोकसभा के बीच पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक को लाकर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट में उन खबरों का। तो भारत के मामले में बेवजह टांग अड़ा रहा है पाकिस्तान। कैसे, वो जान लीजिए, क्योंकि पूर्व मंत्री ने केजरीवाल की रिहाई पर बेतुकी टिप्पणी कर डाली है।
अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर खुशी जताई फवाद चौधरी ने और प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि नरमपंथी भारत के लिए एक अच्छी खबर है। पहले भी भारत के मामलों में बेतुकी टिप्पणियां कर चुके हैं फवाद। गत दिनों राहुल गांधी का भी एक वीडियो उन्होंने शेयर किया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान की जो माली हालत है उसको देखते हुए क्या भारत जैसे एक शक्तिशाली देश के आंतरिक मसलों पर टिप्पणी करना पाकिस्तान के लिए सही होगा या फिर उसका खामियाजा भुगतना होगा। परमाणु परीक्षण की 26वीं वर्षगांठ है आज। सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि आज ही के दिन 1998 में शुरू हुई थी भारत की परमाणु की वो अविस्मरणीय यात्रा। पोखरण के खेतोलाई में पूरे विश्व ने ये वही समय था जब भारत के दम को देखा था। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश भारत के दम को देखकर हक्के बक्के रह गए। 11 और 13 मई 1998 को खेतोलाई गांव के निकट पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण हुआ, जिसे नाम दिया गया था बुद्ध स्माइलिंग, यानी कि बुद्ध मुस्कुरा रही हैं। आई इन द स्काई से बचकर परमाणु ऑपरेशन को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती भारत की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सपने को सेना के साथ मिलकर साकार कर दिखाया और नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के कुशल नेतृत्व में परमाणु परीक्षण हुआ और आज का दिन इसीलिए इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया। तो वहीं इसरो को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। तरल रॉकेट इंजन का टेस्ट सफल हो गया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक की मदद से तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ। इसरो ने तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट कर मील का पत्थर को छुआ है। इंजन को 665 सेकंड के हॉट परीक्षण से गुजरना पड़ा। इसके लिए जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में 3D प्रिंटिंग तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। तरल रॉकेट इंजन PS4 को लंबे समय तक सफलतापूर्वक संचालित किया और उसकी मदद से 97% कच्चे माल की बचत हो सकती है और उत्पादन समय को 60% तक कम किया जा सकता है।